वेलकम बैक। आई एम मना सिंह फ्राम आनंद कॉलेज जौनपुर। दोस्तों आज मैं आपको फिर यूट्यूब पर आपका टेंस का जो दूसरा भाग है आज लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों इसके पहले मैं प्रेजेंट टेंस का और टेंस की डिफिनेशन सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है पास्ट टेंस के बारे में सब। तो आइए, तो आप पहले आप देख लीजिए पास्ट टेंस है क्या। पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल होता है। इसके माने क्या होता है? भूतकाल। ठीक, भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है? मतलब दोस्तों जब बीते हुए समय में कोई कार्य हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो अब आइए भूतकाल का किस तरह से वर्णन करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो चलिए, भूतकाल का पहला हमारा पार्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है अनिश्चित भूतकाल। तो अनिश्चित भूतकाल क्या होता है? जब बीते हुए समय में कोई कार्य अनिश्चित समय से हो तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आइए इसकी अब पहचान देख लेते हैं। तो दोस्तों जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया हो? ता था, ती थी, ते थे हो गया, ते थे। और या, ई, ए, खा, खी, खे, दादे दी आदि शब्द आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो अब पहचान तो क्लियर हो गई। अब आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसकी होती है, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। ठीक है, क्या होती है? डिड। तो चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ किसका प्रयोग होता है? डिड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब आइए चलो देखते हैं कि इसका कैसे फ्रेम क्या होता है, स्ट्रक्चर आइए जान लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब बनावट, ढांचा क्या है। तो पहले हमें क्या लिखना है, आइए उसको समझते हैं। तो पहले हमें क्या लिख देना है दोस्तों? सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। उसके बाद क्या लिखना है? यम भी सेकेंड लिख देना है। और उसके बाद हमें क्या लिख देना है? ऑब्जेक्ट लिख देना है, मतलब कर्म। ऑब्जेक्ट लिख देना, अंत में फुल स्टॉप लगा देना। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस उसका हो गया। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य का हो गया। कर्ता, मुख्य क्रिया दूसरा रूप, फिर कर्म आपको लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे बताते हैं क्या करना है इसमें। तो दोस्तों अब आइए एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाते हैं कैसे करना है इसको। जैसे कोई ले लेते हैं, गया, 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 3 बार हो गया, गया गया गया। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या है, ये कि जो पहला गया है ये आदमी का नाम हो गया गया, और ये गया जो है दूसरी जो है एक क्रिया हो गई। ये गया जो तीसरा है वो आप सॉरी दूसरा आप गया स्थान हो गया, ये गया आपका क्रिया हो गई लास्ट में। तो यहाँ पर करना है क्या है, कैसे अनुवाद करना है? तो पहले हमें क्या लिखना है? कर्ता लिखना है। कर्ता क्या हो गया? गया हो गया, गया, GAY गया। अब हमें मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगाना है इसमें। तो मुख्य क्रिया क्या है? जाना है। गया मतलब जाना, तो जाना का क्या होता है? गो। गो का दूसरा रूप क्या होगा? वेंट। तो हो जाएगा गो वेंट। वेंट यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा रूप, गया वेंट टू गया।
गया, वेंट टू गया, अंत में फुल स्टॉप लगा दो, ये काम आपका हो गया। चलिए दूसरा उदाहरण और दिखाते हैं आपको। जैसे वह एक पत्र लिखा, वह एक पत्र लिखा, ऐसे पूछ लो या ऐसे कह सकते हो वह एक पत्र लिख लिया, वह एक पत्र लिख लिया, ऐसे भी कह सकते हो। देखो अंत में या आ गया, इसमें लिखा आ गया, और इसको इस तरह से भी कह सकते हो वह एक पत्र लिखता था, तभी वही सभी एक ही होंगे और सबका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका। तो पहले हम कर्ता लिखेंगे वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही हो गया। फिर अब राइट का दूसरा रूप लिखना है, राइट, रोट, रिटिन होता है, तो यहाँ क्या होगा रोट, WROT, ही रोट अ लेटर। ये आपका अंत में फुल स्टॉप लगा दो, काम खत्म इसका। अब आइए चलिए इसका अब हम निगेटिव देखते हैं। क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। निगेटिव कैसे होगा, तो इसका फ्रेम है दोस्तों स्ट्रक्चर। आइए पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या है, नंबर 1 पर पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, डिड लगा देंगे यहाँ पर। देखिए वो साधारण वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ डिड आपका लगेगा। फिर उसके बाद नाट लगा देंगे, नाट। फिर उसके बाद एम भी फर्स्ट। ध्यान रहे दोस्तों, पहला जो अफर्मेटिव था वहाँ एम भी सेकेंड था, लेकिन यहाँ एम भी फर्स्ट होगा। और इसके बाद आगे हम लिख देंगे अपना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी शब्द आगे है वो सब लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब इसका एक अनुवाद लिखते देखते हैं। जैसे वह एक पत्र नहीं लिखता था, वह एक पत्र नहीं लिखता था। अंत में था आ गया ना, देखो, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसका अनुवाद कैसे होगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही हो गया। अब इसके बाद डिड लगाइए, सबके साथ डिड, ही डिड, फिर उसके बाद नॉट लगा दीजिए, ही डिड नॉट। फिर राइट लिखेंगे, ही डिड नॉट राइट, मुख्य क्रिया का पहला रूप होगा यहाँ पर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। और है, अगर आपको क्या आया है, कभी नहीं आया, क्या है, कभी नहीं, ठीक, कभी नहीं आ गया है, तो इसकी अंग्रेजी हमें क्या लिखेंगे, नेवर, ठीक, नेवर लिखी जाएगी। लेकिन अब नेवर जब लगा देंगे तो डिड नॉट का प्रयोग आप वहाँ पर नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो इसका फ्रेम पहले अब ये समझा देते हैं। फ्रेम क्या हो जाएगा, तो पहले तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा, नेवर। फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद एम भी सेकेंड लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर एम भी सेकेंड दूसरा रूप लगेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए आप, ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, अंत में फुल स्टॉप लगा तो काम हो गया। तो आइए एक ट्रांसलेशन देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे वह एक पत्र कभी नहीं लिखा, वह एक पत्र कभी नहीं लिखा, ये है। अब इसका अनुवाद क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, वह की अंग्रेजी लिखेंगे, हो जाएगा ही हो गया। फिर नेवर लगा दो, ही नेवर। अब राइट का दूसरा रूप ही लगेगा यहाँ पर, ही नेवर रोट अ लेटर, ही नेवर रोट अ लेटर, अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, ट्रांसलेशन हो गया। तो मैं समझता हूँ अब निगेटिव भी आप अच्छे ढंग से कर लेंगे। तो चलते हैं अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव का फ्रेम क्या है, तो पहले हमें फ्रेम में दोस्तों इसमें लिख देना है क्या, ये दो तरह के होता है। अगर क्या से शुरू हुआ है तब क्या लगाएंगे, पहले हम डिड लगा देंगे। अगर क्या है, क्या से शुरू हो, क्या,
क्या से शुरू हो। तो पहले हम डिड लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, फिर इसके बाद एम भी फर्स्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। ठीक, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे क्या क्या वह स्कूल, क्या वह स्कूल गया। अंत में देखो या आ गया है ना, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इसका अनुवाद कैसे होगा, तब पहले हमें करना क्या है, डिड शुरू में कर दीजिए। डिड ही गो, दूसरा नहीं लगेगा, पहला लगेगा। डिड ही गो टू स्कूल, SCHOOL, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मार दीजिए, ये आपका हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। अगर प्रश्नवाचक शब्द मान लीजिए वाक्य के बीच में आए हो तो क्या करेंगे, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। जैसे तुम कहाँ पढ़ते थे, तुम कहाँ पढ़ते थे। स्थान पूछ रहा है तो कहाँ की अंग्रेजी पहले क्या होगी, उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। तो हो जाएगा, पहले लिखेंगे वेयर, फिर उसके बाद डिड लिख लेंगे आप। वेयर डिड, फिर कर्ता लिखेंगे यू, वेयर डिड यू, फिर उसके बाद रीड, तुम कहाँ पढ़ते थे, अंत में प्रश्नवाचक लगा देंगे, हो गया ये। अगर दोस्तों मान लीजिए वाक्य में कौन शब्द आया है, क्या आया है, कौन आ गया है, कौन आ गया, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, हु लिखी जाएगी। ठीक है, तो हु लिखी जाएगी। अब इसका ये फ्रेम पहले देख लो क्या होता है। फ्रेम हो जाएगा, नंबर 1 पर पहले लिख लेंगे आप हु, प्लस नंबर अगले स्थान पर एम भी सेकेंड मार देंगे आप तुरंत, एम भी 2, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिख लेंगे आप, ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हु जो है कर्ता खुद काम कर रहा है यहाँ पर। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको। जैसे उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाया, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाया, ये हो गया। तो उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाया, तो कौन आया है ना यहाँ पर देखो, तो कौन है, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हु पहले लिख लेंगे आप। तो चलिए पहले हु लिख लीजिए, हु, फिर पढ़ाना का दूसरा रूप टीच टाट होता है, हु टाट, TAUGHT, हु टाट हिम, हिम माने उसे, हु टाट हिम इंग्लिश, हु टाट हिम इंग्लिश, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मार दीजिए, आपका काम खत्म हो गया ये। अब चलिए दोस्तों हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर दोनों आ गया तो क्या करोगे, तो पहले जैसे बताए थे उसी तरह कर्ता के बाद नाप लगा दीजिए, आपका बाकी प्रश्नवाचक वाक्य की तरह करना है। जैसे एग्जाम्पल, तुम्हें वह गाली क्यों नहीं दिया, ये हो गया आपका, तुम्हें वह गाली क्यों नहीं दिया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब यहाँ तुम्हें वह गाली क्यों नहीं दिया, तो इसमें कर्ता कौन है, तुम्हें है कि वह है, वह गाली दे रहा है ना, वह काम कर रहा है, तो वह इसका कर्ता हो गया। तो पहले क्यों आया है, तो पहले इसी क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा क्या, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, फिर डिड लगाएंगे, वाई डिड ही, फिर तुरंत इसके बाद ही के बाद नॉट लगाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। वाई डिड ही नॉट अब्यूज, अब यहाँ पर मुक्रिया पहला लगेगा, अब्यूज यू मतलब तुम्हें, अपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, ये आपका हो गया। तो मैं समझता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चलो शुरू करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस क्या होता है दोस्तों, जब
बीते हुए समय में कोई कार्य जारी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए इसके पहले पहचान लिख देते हैं। पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो जब हिंदी वाक्य के अंत में दोस्तों क्या आवे, रहा था, रहा था, रही थी, रही थी हो गया, और रहे थे, रहे थे, ये सभी शब्द आ जाए तो आपको हमें समझ लेना चाहिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। ये तो पहचान हो गई इसकी। अब आइए इसकी हेल्पिंग वर्ड देख लो। हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब इसकी दो होती है। एक होती है वाज, क्या होती है, वाज। वाज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। और एक होती है वर, WERE। इससे हम वेयर वेयर चिल्लाते हैं, लेकिन वेयर है नहीं, इसको वर कहते हैं। ये किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन दोस्तों इस आई के साथ भी क्या लगेगा, वाज ही लगेगा, इतना ध्यान रखना। आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के अब हम इसको समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वर लिखेंगे आप, वाज वर, फिर उसके बाद यम भी फर्स्ट लिख लेंगे आप, और इसमें ING हम जोड़ लेंगे, ING। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आइए चलिए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे वह खाना, वह खाना पका, वह खाना पका रही, वह खाना पका रही रही है, वह खाना पका रही है। तो इसका क्या हो जाएगा अनुवाद? तो पहले हम वह की, अब देखो करता क्या है इसमें, लड़की लग रही है, पका रही है, तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पहले सी लिख लीजिए। सी एक क्वेश्चन में है, तो इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज, सी वाज। फिर पकाना की अंग्रेजी क्या होती है, कुक होती है, तो सी वाज कुकिंग हो जाएगा यहाँ पर, सी वाज कुकिंग, ING, कुकिंग फूड, सी वाज कुकिंग फूड। ये आपका हो गया। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में करना क्या दोस्तों, वाज वेयर के बाद नॉट लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव। तो इसमें क्या करना है, वाज वेयर के बाद नॉट लगा देना है हमको। तो जैसे है वह बाजार, वह बाजार नहीं जा रहा था, वह बाजार नहीं जा रहा था। तो अब इसका ये देखिए अंत में रहा था आ गया, तो समझ जाओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हो गया। तो इसका अनुवाद चलिए कर लेते हैं, कैसे होगा। तो पहले हमें करना क्या, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही हो जाएगी। तो हो जाएगा ही वाज, वह बाजार नहीं जा रहा था ना, वह बाजार नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, मार्केट हो गया आपका। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब चलिए इसका हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या दोस्तों, अगर क्या से शुरू है तो वाज वेयर को हम पहले लिखेंगे। अगर सहायक क्रिया कोई WH टाइप सेंटेंस जो कब क्यों कहाँ ये सब आया है, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, उसके बाद वाज वेयर लिखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल लेकर ही डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो जैसे है कि वे लोग वहाँ क्यों नहीं, वे लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे, वे लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे, ये है। तो वे लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे,
तो क्या होगा, तो पहले क्यों नहीं आया ना, देखो तो पहले क्यों की ही अंग्रेजी लिख लेंगे हम। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई, फिर वेल होगा तो वर आएगा, वाई वर, फिर करता आ जाएगा दे, वाई वर दे, फिर तुरंत बाद नॉट लगा दीजिएगा, नॉट गोइंग, गोइंग दियर, दियर मतलब वहाँ। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मार दीजिए। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी समाप्त हो गया आपका। अब चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। मतलब जब कोई कार्य बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आइए इसकी पहले पहचान देखते हैं क्या है। तो दोस्तों जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी हो गया, या था, ई थी, ई थी, ये थे, ये सभी शब्द आ जाएं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पहचान क्लियर हो गया। तो आइए चलिए इसकी अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों सिर्फ एक होती है, वो है क्या, हैड। हैड होती है इसकी सहायक क्रिया। तो चाहे करता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो तो सबके साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। आल सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो आइए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट परफेक्ट का। जैसे है अफर्मेटिव सेंटेंस का, पहले आइए फ्रेम देख लो। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले बनावट आइए देखते समझते हैं पहले। तो पहले दोस्तों करना क्या है हमें इसमें, तो पहले तो आपको सब्जेक्ट लिख लेना है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेड लगाना है हमको, फिर उसके बाद दोस्तों इसमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, यम भी थ्री लिखना है तीसरा रूप। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जो कर्म है वो लिख देना है, आपका ट्रांसलेशन फिर हो गया। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे है वह एक पत्र लिखा, वह एक पत्र लिखा था, वह एक पत्र लिखा था। अगर वह लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और लिखा था तो पास्ट परफेक्ट होगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हो वह एक पत्र लिख चुका था, या ऐसे भी कह सकते हो वह एक पत्र लिख लिया था। तो सभी का ट्रांसलेशन एक ही हो जाएगा। और वो क्या होगा, पहले हम वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे, ही हो गया, फिर सहायक क्रिया हैड आएगी, ही हैड, फिर राइट रोट रिटेन लगेगा तीसरा रूप, ही हैड रिटेन, WRITTEN, ही हैड रिटेन अ लेटर। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ओके, तो समझता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए कुछ और समझते हैं इसमें। अगर दोस्तों वाक्य में पहले ही आया है, क्या है, पहले, पहले ही, पहले ही शब्द आया है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ऑलरेडी लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, ऑलरेडी, ऑलरेडी। ध्यान रहे डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल ही रहेगा। जब भी इसका नियम है, अगर किसी के साथ डबल एल वाला शब्द जुड़ता है तो एक एल खत्म हो जाता है, ALREADY ऑलरेडी होगा। ऑलरेडी माने पहले ही। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको। जैसे मैं यह समाचार, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। अब देखो इसमें क्या है, पहले ही आया है ना यहाँ पर, पहले ही। तो अब इसका अनुवाद क्या होगा, तो पहले लिखेंगे हम क्या, आई, हो गया। अब इसके बाद हैड लगा लेंगे, आप ख्याल है, आई हैड।
और हैड के तुरंत बाद ही आप ऑलरेडी लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आई हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी। अब मुक्रिया तीसरा रूप, हियर मैंने सुनना होता है तो हियर का तीसरा हो जाएगा हर्ड, HEARD, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, न्यूज मतलब समाचार, ये आपका हो गया। तो ये सिंपल सेंटेंस थे अभी। अब मैं आपको बताता हूँ अगर किसी वाक्य में दोहरा सेंटेंस आ गया हो, क्या हो, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। तो दोस्तों इसका नियम लिख लीजिए, जब किसी वाक्य में दो कार्य एक साथ हो रहा हो तो जो कार्य पहले हुआ हो उसको पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में हुआ हो उसे बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख के अनुवाद करते हैं। दोनों वाक्य को बिफोर से जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों वाक्य को हम बिफोर से जोड़ेंगे, जो पहले है पहले लिखेंगे, जो बाद में है बाद में लिखेंगे, बिफोर से दोनों जोड़ देंगे। आइए इसका फ्रेम पहले देख लो। तो ये जो काम पहले है तो उससे हम क्या लिखेंगे, पास्ट, पास्ट ये पहले के लिए है, पहले, पहले, पहले आया हो, आया, पहले आया हो। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। अब प्लस उसके बाद हम बिफोर जोड़ेंगे, बिफोर माने होता है पहले, BEFORE। फिर उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट। तो जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे, जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे इसका, जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल है, डॉक्टर, डॉक्टर के आने, आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें कौन काम हो रहा है, पहले डॉक्टर साहब पहले आ रहे हैं कि पहले रोगी मर रहा है, तो पहले तो रोगी ही मर रहा है ना, रोगी मर चुका था, ये जो काम है पहले हो रहा है। तो इसे हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में ये वाला जाएगा। और ये जो डॉक्टर साहब ये कि आने से पहले रोगी मर चुका था, ये बाद में आ रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडिफिनिट में। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले पास्ट परफेक्ट में रोगी मर चुका था इतना करिए, तो हो जाएगा द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड, DIED, डाइड बिफोर से जोड़ेंगे। देखो दोनों को, पहले के अंग्रेजी बिफोर हो गई, बिफोर, फिर डॉक्टर, बिफोर डॉक्टर। अब कम केम कम चलता है तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट दूसरा रूप चलता है, तो यहाँ क्या होगा, डॉक्टर केम। ये आपका हो गया। इस तरह से हमें इसका अनुवाद कर देना है। तो चलिए, अगर दोस्तों बाद शब्द आया है, क्या है, बाद आया है, बाद शब्द आ गया है, तो बाद शब्द आया तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टर होती है दोस्तों। ठीक है, आफ्टर। अब उसका ये उल्टा हो जाएगा। तो जो काम दोस्तों पहले हुआ है उसको हम बाद में लिखेंगे, अब बाद वाला ही काम पहले लिखेंगे। और दोनों को हम किससे जोड़ेंगे, आफ्टर से जोड़ेंगे। अब बाद वाला काम किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो चलिए इसका फ्रेम पहले देख लो। पहले हम लिख देंगे कौन सा काम, पास्ट इंडिफिनिट पहले लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट। अब फिर उसके बाद जो है आफ्टर लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, ये होगा। ठीक, ये आप फार्मूला याद कर लो। तो चलिए फिर अनुवाद करते हैं वाक्य लेकर के। अब वही डॉक्टर वाला ही लिख लेते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर के आने, आने के बाद रोगी मर चुका
डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका, मतलब डॉक्टर साहब आए उसके बाद रोगी मरा, मतलब बाद में काम कौन सा हो रहा है, रोगी मर रहा है बाद में ना, डॉक्टर साहब तो पहले ही आ गए। तो जो बाद में काम है उसको हम पहले लिखेंगे, बाद वाला काम पहले। तो क्या होगा, और किस टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट में। तो हो जाएगा रोगी मर गया, बस इतना करो। द पेशेंट पेशेंट डाइड, DIED डाइड। अब ये दूसरा रूप रहेगा यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट में। और आफ्टर से दोनों जोड़ दीजिए, आफ्टर डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर हैव कम केम कम, ये आपका रूप चलता है। इस तरह से हम करेंगे। तो चलते हैं, अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी आपको अच्छा से समझ में आ चुका होगा। अब आइए निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में क्या करना है दोस्तों, बस हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका काम खत्म। तो आइए चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे वह अपना पाठ याद नहीं किया था। वह अपना पाठ याद नहीं किया था। तो कैसे होगा इसका, तो पहले हम लिख लेंगे वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही, फिर हैड हो जाएगा, ही हैड नॉट। अब लर्न का रूप चलता है, लर्नड। तो यहाँ तीसरा रूप क्या होगा, लर्नड। ही हैड नॉट लर्नड, LEARNED, लर्नड मतलब याद करना। लर्नड ही के साथ अपना अपने की अंग्रेजी क्या होगी, हिज लेसन। ये आपका अंत में फुल स्टॉप लगा दो, ये हो गया। अब दोस्तों चलते हैं, निगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, अगर क्या से शुरू है तो हैड को हम पहले ला देंगे, ठीक है। तो चलिए एक वाक्य देखते हैं। जैसे क्या वर्षा होने से पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे। क्या वर्षा होने से पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे। अभी दोहरा सेंटेंस आ गया, देखिए कौन काम पहले हो रहा है, क्या छोड़ी बस यही जोड़ सुनो। वर्षा होने से पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे, मतलब वर्षा हुई नहीं उससे पहले हम लोग घर पहुंचे रहे ना। तो हम लोग घर पहले पहुंच रहे हैं, बाद में वर्षा हो रही है, तो पहले हम लोग घर पहुंच रहे, तो पहले उसी को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो क्या से शुरू है, तो परफेक्ट में है तो हम हैड से शुरू करेंगे इसको। तो इसका हो जाएगा क्या, पहले हैड लिखेंगे शुरू में, हैड वी रीच्ड, REACHED, रीच माने क्या होता है, पहुंचना होता है। हैड वी रीच्ड एट होम। अब बिफोर से जोड़ दो, बिफोर। अब वर्षा होना क्या होता है, इट से शुरू करेंगे, और रैन का दूसरा रूप लगा है, इट रैंड, अंत में क्वेश्चन मार्क मार दो। ये आपका इंट्रोगेटिव आपका हो गया। अगर मान लीजिए दोस्तों कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया तो पहले उसी की अंग्रेजी आप लिख देना। जैसे वे लोग यहाँ क्यों नहीं आए थे। वे लोग यहाँ क्यों नहीं आए थे। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों इसमें हो गया साथ में। तो क्या करेंगे, पहले क्यों आया है, क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, और कर्ता तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा।
तो इसका हो जाएगा वाई हैड, फिर करता क्या है दे, और दे के तुरंत ही बाद नाट लगेगा, नहीं तो गलत। दे नाट कम, ये तीसरा रूप है, कम के कम, कम यहाँ की अंग्रेजी है हियर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, काम हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो चलते हैं हम अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस NUOUS, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो आइए इसकी पहले पहचान समझ लेते हैं क्या होती है। तो दोस्तों इसकी पहचान है क्या, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द हो, और साथ में समय भी दिया हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। अब आइए इसका हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या होती है हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, और वो है हमारी हैड बीन। अगर कर्ता के पहले ले आना है तो सिर्फ हैड को ही लाना है, ठीक। हैड को कर्ता के पहले लाएंगे, और बीन को जो है वो कर्ता के बाद में लिखेंगे, ये हैड को ही पहले लाएंगे। नाट भी लगाना है तो इन्हीं दोनों के बीच में ही नाट लगाएंगे, आप इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेम क्या हो जाएगा, आइए पहले फ्रेम समझ लेते हैं। आइए तो फ्रेम इसका हो जाएगा दोस्तों, पहले तो हम लिख लेंगे क्या सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हैड बीन लिख देना है आप, हैड बीन हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे एम भी फर्स्ट प्लस ING, रहा रही है ना, तो ING इसमें जरूर जुड़ेगा जहाँ भी ING लगा हो। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे सिंस या फार, जो लग रहा है बताए थे ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वही बात यहाँ पर भी है, सिंस या फार लिखेंगे आप। अब उसके बाद टाइम लिख देंगे आप, ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। तो जैसे है हमारा मैं सुबह से पढ़ा रहा था, मैं सुबह से पढ़ा रहा था। तो ये देखिए क्या है, अंत में रहा था रही थी आ गया, साथ में समय भी आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आइए इसका अनुवाद कर लेते हैं। पहले क्या हो जाएगा, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी आई हो गया, और सबके साथ हैड लगेगा, हैड बीन, आई हैड बीन टीचिंग, TEACHING, आई हैड बीन टीचिंग। अब सुबह से तो निश्चित समय है, ये सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्स्ट जो पार्ट फर्स्ट है उसमें सब बता चुका हूँ, तो उसको देख लीजिएगा तब समझ में आएगा सिंस फार के प्रयोग के बारे में। सिंस मॉर्निंग, ये आपका हो गया। अब दोस्तों चलते हैं इसका निगेटिव एक देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में करना क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगा देना है हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन लगा देना बस।
आपका निगेटिव हो गया। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है कि वह 10 दिन से रो रही थी। वह 10 दिन से रो रही थी। अंत में रखो रहा था रही थी हो गया, इधर समय भी आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो वह 10 दिन से रो रही थी। तो पहले हम वह की अंग्रेजी लिखेंगे, वो थी है तो प्रेजेंट परफेक्ट लड़की हो गई तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वह की सी हो जाएगी। तो सी हो गया, सी हैड बीन वीपिंग, 10 दिन से नहीं रो रही थी ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा थोड़ा, चलो दूसरा देखते हैं। सी हैड नॉट बीन वीपिंग, वीप माने होता है रोना, वीपिंग। अब देखिए फार लगेगा, फार 10 डेज, अंत में फुल स्टॉप लगा दो, आपका काम हो गया। तो आइए चलिए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये भी अगर दोस्तों क्या से शुरू हो रहा है तो उसको हम हैड से शुरू करेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो पहले उनकी अंग्रेजी आप लिखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। जैसे कि वे लोग 2 बजे से पूजा क्यों नहीं कर रहे थे। वे लोग 2 बजे से पूजा क्यों नहीं कर रहे थे, ये है। तो इसका अनुवाद कैसे होगा, तो पहले क्यों नहीं है ना, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, और नहीं है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देना। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों प्रकार का सेंटेंस है। तो व्हाई, तो हो जाएगा पहले व्हाई हैड, अब दे लिख लेना है आप, फिर दे, अब इसके तुरंत बाद नॉट लगाइए नहीं तो गलत, दे नॉट बीन, ध्यान रहे बीन बाद में लेना, कभी भी हैड के साथ बीन मत लगा लेना, नहीं साथ में इधर पीछे, नहीं गलत हो जाएगा। नॉट बीन वर्शिप माने पूजा होता है, WORSHIP, वर्शिप माने हो गया पूजा, लेकिन रहा रही है तो ING हो जाएगा, वर्शिपिंग। अब सिंस फार का प्रयोग आ रहा है, क्या है 2 बजे से है तो हो जाएगा सिंस 2 o'clock, CLOCK, अंत में क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मार दीजिए, ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों चलिए आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप करके हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये आपका SW है, SW है, सब मिला के दे दे रहे हैं, 1-2 करिए। देखिए वे कक्षा में शोरगुल किए, इसको अनुवाद करके हमें दीजिए आप। और एक और है, वह वहाँ पहले ही जा चुका था, वह वहाँ पहले ही जा चुका था। तो दोस्तों इन सभी का आप अनुवाद करके दोनों सेंटेंस का हमें कमेंट में कीजिएगा, तो हम समझेंगे कि आपको समझ में सब आ गया दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है उसको भी कमेंट कीजिएगा, हम सुधार लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आपके साथ हमें हमारे साथ बने रहिए,
और तो आपको सब इंग्लिश बोलने आ जाएगा दोस्तों, सीख लेंगे सब कुछ। और दोस्तों अगर चैनल में भी नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, बेल आइकन चेक कर लीजिए। अगर रेड में है तो उसको छू दीजिए, सब्सक्राइब हो जाए। अगर ब्लैक में है सब्सक्राइब कर रखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, तब फिर उसको मत छूइए, नहीं कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक मार दीजिए जाते जाते, और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में फटाफट इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी कुछ सीख सकें दोस्तों। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम एंड हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी बजा दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले था, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।